सुनो कहानियाँ के इस नए सेगमेंट में मैं शुभारंभ स्वागत करता हूँ आप सबका। आज की कहानी का नाम है छुटकारा, जो ममता कालिया द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपने नाखूनों का विस्तार से निरीक्षण शुरू कर दिया। बड़े हुए नाखून बत्रा का खून उबालने के लिए पर्याप्त कारण रहे हैं। वह निगाह टमाटर के रस पर जमाए रहा। मेरे मुंह के एकदम सामने पेडेस्टल पंखल चल रहा था और मेरे छोटे छोटे बाल बराबर बगावत कर रहे थे। यह वेंगर्स की विशेषता थी कि विश्वविद्यालय वाली उसकी शाखा में कुर्सियां हमेशा टूटी, मेज़ें लंगड़ी और पंखे शरारती होते थे। गर्मियों की छुट्टियों में एक खास छात्र वर्ग की भीड़ होती जो एमए प्रीवियस के बाद फाइनल की घोषणा 30 अप्रैल से ही शुरू करने में विश्वास रखती, या जिन्हें और कहीं मिलने मिलाने की सुविधा ना होती। शायद लड़की के माँ बाप अतिरिक्त अनुशासन प्रिय और लड़के के साथ उसके कमरे में कोई पार्टनर। मुझे बत्रा के साथ यहाँ आना अजीब लगा था। पहले नहीं लगता था। अब इन दोनों वर्गों से हम बाहर थे। पिछले दिनों मेरे अनुसार हम पहली श्रेणी और उसके अनुसार दूसरी श्रेणी के छात्रों में गिने जाते थे। बत्रा ने तीसरी बार वही पूछा, और क्या किया वहाँ? मुझे लगा मैं बेवजह पुलिस इंस्पेक्टर के दफ्तर में बैठा दी गई हूँ। देखो, मई भर हम पढ़ते रहे, जून भर लिखते और आधी जुलाई में तो बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ दम मारते की फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हें जवाब तक नहीं दे पाई। रोज सोचती रही, फिर सोचा ट्रंक कॉल ही करूं। सच 3 दिन तक लगातार कोशिश की। तुम्हारा टेलीफोन ही खराब पड़ा था। क्या क्या पढ़ा और लिखा? उसने पूछा। तुमने बड़ी तारीफ मारी थी आयनियस्को की। उसका एमी डे बिल्कुल बकवास लगा। फिर नीग्रो कविताएं पढ़ती रही। सच इतनी पुआरस है तुम्हें दूंगी। और मेरी कैजुअलनेस चटकारा टूट गई। बत्रा की आवाज़ में कोई फर्क नहीं था, वही ज़्यादा जागे रहने की तत्परता, पर उसके वाक्य मिलाकर बातचीत नहीं बन रहे थे, वे कड़े लग रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं क्या कह रहा था, दिल्ली में इस बार बहुत धूल उड़ी। सुबह उड़नी शुरू होती और रात भर उड़ती रहती। कभी कभी हम लोग आश्चर्य करते, इतनी धूल आई कहाँ से? तुमने पीली धूल देखी कभी? एकदम पीली। मुझे चिढ़ाया जा रहा था। मुझे कोई चिढ़ाए तो मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ। पिछले साल लाइब्रेरी में हम 4 बजे चाय के लिए उठते थे। मेरे दिमाग में मिल्टन और हार्डी घूमता रहता और मैं भूल जाती थी कि चाय का समय रिफ्रेश होने का समय है। 2-1 विषय आजमाने के बाद बत्रा मिल्टन पर ऐसे धारा प्रवाह बोलता कि मेरे कानों पर हाथ रख लेती ज़रूरी था। एक बार सिर्फ प्रेजेंट कहने पर एक प्रोफेसर की आपत्ति करने पर बत्रा उस क्लास में सर प्रेजेंट सर कहना शुरू करने लगा था। मैंने बत्रा को भरसक इंडिपेंड से याद दिलाया कि धूल में मेरी कभी रुचि नहीं थी। बत्रा कुछ कहते कहते रुक गया और हंस पड़ा। हम क्या हेनरी जेम्स पर बातें करें? मैं चुप हो गई। मैं घर जाना चाहती थी। असल में मैं आना भी नहीं चाहती थी। चलते चलते मुझे यही महसूस हो रहा था। फ़ोन पर बत्रा को समय देते हुए मुझे लगा जैसे मैं शून्य में शून्य से समय नियत कर रही हूँ। मैं वहाँ किसी से ना मिलने का कोई अनुबंध नहीं कराई थी। ऐसे वायदों वाली कोई सांच नहीं बीती थी, आखिरी भी नहीं। पर मिलने जुलने से मुझे विरक्ति होती जा रही थी। बिना उल्लास के किसी से मिलना ऐसा लगता था जैसे मानो नमक बिन खाना। इस समय हम दोनों ग्लास के खाली थे। हम थोड़ी थोड़ी देर में खाली ग्लास मुंह से लगाकर बर्फ के टुकड़ों का गीलापन महसूस कर लेते। बत्रा ने छठी सिगरेट जलाई।
तुम चश्मा उतारकर बहुत छोटी लगती हो। मैं यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी, या शायद यह वाक्य एक दोहराहट थी कहीं से आई। इसकी पहली अभिव्यक्ति कम्प्लीमेंट भी थी और दूसरी कमेंट भी। यह परिवर्तन सबने गौर किया था। माँ को मैंने यह कहकर संतुष्ट कर दिया था कि आंखें अब ठीक हो गई हैं। परिचितों को पहली बार पता चला था कि मेरे चेहरे पर आंखें भी थीं। वेंगर्स में आकर बैठने को झुकी ही थी कि मैं बत्रा की निगाहों में बैरोमीटर देख लिया। उसके लिए तैयार होते हुए मैं भी तैयार नहीं थी। बत्रा को मैं स्वस्थ दिखी। मुझे पता नहीं 3 महीने में 10 पौंड अतिरिक्त वजन देह पर सही जगहों पर स्पष्ट हो जाता, पर संकोच के मारे मैं झूठ बोल गई। चंडीगढ़ वाली बहन जी आई हुई हैं, बत्रा ने बताया। अच्छा, मैं आगे बोल नहीं पाई। बत्रा की आंखों में पैनापन था। इसकी वजह से मैं कभी उससे बहुत सारे झूठ एक साथ नहीं बोल पाई। वह कहता कुछ नहीं था, उसके होंठ हंसते रहते और आंखें निरीक्षण करती रहती। एक बार वह नाराज था कि मैं ओडियन समय पर क्यों नहीं पहुंची। दरअसल मुझे घर से निकलने में देरी हो गई थी और स्कूटर मिल नहीं पाया। टैक्सी लेने लायक उदारता मुझमें कम ही थी, इसलिए बस मैं पहुंचती थी 45 मिनट देर से। मैंने कहा मैं सो गई थी और देर से उठी। बत्रा चुपचाप खड़ा रहा था। मैंने और जोर लगाकर बताया कि रात में बिल्कुल सोई नहीं थी और अगर दिन में भी ना सोती तो शायद कैश कर जाती। मैंने नींद की गोली भी ले ली थी। बत्रा ने बड़ी आकर्षक तरीके से समझाया, झूठ खुद ब खुद होंठ से निकलना चाहिए, इसलिए शांति शक्ति सच बोलने में लगाया करो। मैं बत्रा के सामने ज़्यादा चुप नहीं रहना चाह रही थी। कुछ लोगों की चुप्पी कोरी होती है, उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता। मेरे चुप रहने पर मेरा तन मन मेरे चेहरे पर उभर आता था। किन्हीं कामों को मैं ज़बरदस्ती हाँ भी कर देती थी तो घर पर कोई भी मुझे करवाता नहीं था। बत्रा के अनुसार मेरे चेहरे में ना बड़ी जल्दी का बड़ा स्पष्ट लिखा आता था। मैं हमेशा बत्रा को 7 सिगरेट के बाद रोक देती थी अधिकतर। तब हम फिर कॉफ़ी और टमाटो जूस मंगवाते थे। बत्रा को 8वीं सिगरेट जलाते देख मुझे खुशी हुई। सिर्फ दोहराने के लिए दोहराना ऐसा हो जाता था जैसे पहाड़े रट लिए हों। बत्रा इंतज़ार कर रहा था, मैं भी इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी वह स्वयं नहीं कहेगा। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जब उसने फ़ोन किया था तब ज़रूर मुझे महसूस हुआ था कि वह एक मांग के रूप में आज का समय चाह रहा था। मैंने अपने आप को उसके विरुद्ध तैयार कर लिया। यही एक शर्त थी जैसे मन में रखकर मैं आई थी। पहले कुछ मिनटों में मुझे बत्रा जांच पड़ताल विभाग के अधिकारी जैसा लगा। फिर मैंने पाया हम दोनों हर बार उस मांग को उल्लंघ कर जा रहे थे और अपने आप में और उद्विग्न हो गए थे। यह अजीब था, पर मैं अब घर वापस नहीं जाना चाह रही थी। बत्रा के साथ दिन के समय बैठना थोड़ा अजीब और गलत नहीं। मुझे अपना वहाँ होना अनुचित नहीं लगा। बत्रा के साथ अनुचित कुछ नहीं था। मुझे आज तक उसके लिए बचाव वाली पद्धति की शरण नहीं लेनी पड़ी। मैंने मन में इस वक्त एक ईमानदार आकांक्षा थी। हमने अपने बीच सुस्ती के क्षण बहुत कम बिताए थे। मैं बत्रा को वैसे ही ग्रीन करते देखना चाहती थी, पर मुझे एक भी ऐसी बात नहीं सूझ रही थी जिससे मैं उससे हंसा सकूं। हमारे दोस्त कहा करते थे कि हमारी दोस्ती इसलिए है क्योंकि हमारे दांत एक से सुंदर हैं और हंसते हुए हम दोनों होड़ लेते रहते हैं। मेरा मन बहुत था कि मैं बत्रा को खुश देख सकूं। वह मेरे सामने वैसे ही पांव फैलाकर बैठ ले और सिगरेट के धुएं से अजीबोगरीब बातें इजाद करे। धुआं आज गंभीर था। मेरा मन दुखी हो गया। बत्रा इस समय खाली
लग रहा था। दाएं बाएं अगल बगल पहले तो वह होता था और होती बेशुमारी खबरें, अफवाहें, लतीफ़े, वाक्यांश, हंसी और तेवर। खाली गिलास में सिगरेट की राख जलाते वह बीता हुआ कल था। हम साथ नहीं बैठे थे, सिर्फ बत्रा यहाँ बैठा था। उसे पता था कि मैं वहाँ नहीं थी और मेरी आँखों का फोकस हज़ारों मील दूर था, पर मैं बत्रा को हल्का महसूस करते देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह ऐसे अकेले ना हो, पर उसके लिए मुझे कुछ कर नहीं सकती थी। किसी के अकेलेपन का मर्म समझकर मैं उसे बांट ना सक पाना करुण होता देख रही थी। इतना गीलापन अपने स्वभाव के विपरीत था। बहन जी आई हुई हैं, मैंने बताया ना। हाँ, इस बार मैं भी कह नहीं पाई। बहन जी के आने पर मैं रोज़ लाजपत नगर जाती थी। बत्रा को वापस में स्कूटर चलाना हमेशा अच्छा लगता था। बत्रा ने कहा, नहीं चलें। उठकर खड़ा हो गया, माचिस समेटी, सिगरेट की डिबिया पिचका कर गिलास में फंसाकर और मेरे साथ निकल आया। बिना सिगरेट के पूरे होंठ से उसने बाय कहा तो मैं गेट की ओर मुड़ गई। वह लाइब्रेरी वाली छोटी सड़क पर पहुंच गया। अभी शाम बाकी थी। लाइब्रेरी में बैठने वाले सभी विद्यार्थी अभी बाहर टहल रहे थे। हमने एक दूसरे की ओर दूर से खुलकर देखा। गहरी शाम में बत्रा की क्रीम रंग की शर्ट सफ़ेद नज़र आ रही थी। उसका कद दूर से औसत से कम लग रहा था। बैंगर्स में उसके शरीर में एक कड़कपन था। वह अब ढीला हो गया था। दिन और रात के इस गाढ़े संधि स्थल में हमें एक दूसरे की चाल ऐसी लग रही थी जैसे डाक बांट देने के बाद खाली थैला हिलाते डाकिये की।